इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंच गए हैं, तो वहीं सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हुआ। गैरसैंण में सत्र न कराए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक धरना दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कांग्रेस विधायक धरना दे रहे हैं। बता दें कि बजट सत्र 14 से 20 जून तक चलेगा। धामी सरकार इस बार 64,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने जा रही है। साथ ही इस सत्र में कई बिल भी पेश किए जाएंगे। बनेगा सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के लिए जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा। उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू सर। सदन में घोषणा की कि हम ग्रीष्मकालीन सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में, भराड़ी शहर में स्थापित करेंगे, लेकिन आज जनता के साथ छल किया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि इनकी प्रतिबद्धता गैरसैंण के प्रति नहीं है, ये कोरी बयानबाजी और जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और हम सब कांग्रेस जन, हमारे हम विधानमंडल दल में जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गैरसैंण में सत्र प्रारंभ हो। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, देखिए सत्र की शुरुआत से ही पहले तमाम जो विपक्षी हैं वो हंगामा करने लगे। अब सवाल ये है कि इनकी मांगे क्या थी, क्या मांग कर रहे थे विपक्षी? देखिए चारुल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने जब मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे थे तो उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। और ऐसे में चूंकि बजट सत्र प्रस्तुत होना है और ऐसे में जो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं और ख़ासतौर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, इनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार सिर्फ गैरसैंण को लेकर राजनीति करती है और गैरसैंण को लेकर जो इनकी इच्छा है या फिर इनकी जो भावनाएं हैं वो स्पष्ट नहीं हैं। और जो ये बजट सत्र हो रहा है राजधानी देहरादून के उत्तराखंड विधानसभा में, कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर गैरसैंण में अपनी प्रतिबद्धता जताती है तो उसको ये बजट सत्र जो है गैरसैंण में करना चाहिए था। और इसी तमाम बिंदुओं को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं आज विधानसभा के सदन की गैलरी में बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और इसके साथ ही बहुत सारे अन्य मसले भी हैं, चाहे वो महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो और लोकपाल का मुद्दा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब चूँकि पहला दिन जो है बजट सत्र का प्रारंभ हो चुका है, आज अभी इस समय जो है प्रश्नकाल चल रहा है। प्रश्नकाल में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो तमाम विधायक हैं, इनके प्रश्नों के जवाब संबंधित मंत्रियों को देने पड़ेंगे, विभागीय मंत्रियों को देने पड़ेंगे। इसके बाद विधायी कार्य होगा। विधायी कार्य में विधायकों द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा और सरकार से इन समस्याओं को दूर करने की बात कही जाएगी। और इसके साथ ही शाम 4 बजे सदन के पटल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट प्रस्तुत करेंगे। तो आज पहले दिन का स्वरूप ऐसा रहने वाला है, लेकिन जो पहला दिन है ये हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर उसने अपनी कमर कसी हुई है और सदन के भीतर हो हल्ला भी हो सकता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बने रहिए आप रोहित, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि सत्र के शुरू होने के पहले ही विपक्षियों का हंगामा देखा गया। तो वहीं बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी निरीक्षण पर पहुंची और अध्यक्ष ने मीटिंग हॉल के अंदर बैठने की व्यवस्था से लेकर साउंड सिस्टम के बारे में अधिकारियों से जानकारी दी। इस दौरान अध्यक्ष ने विधानसभा के अधिकारियों से साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने और गेट पर मास्क और सैनिटाइजर रखने के लिए कहा है। उन्होंने सदन की कार्रवाई लाइव चलने के बारे में भी जानकारी ली।
तो वहीं उत्तराखंड के विधानसभा बजट सत्र से पहले अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की है। कार्य मंत्रणा की बैठक में उन्होंने कहा कि सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दे उठाए जाएं। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि सदन की गरिमा को बढ़ाने और चर्चा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सबको कोशिश करनी होगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सबसे यही रहा कि हमें बजट का सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। हर एक विधायक अपने क्षेत्र की बात सदन में रखना चाहेगा, इसलिए हम सुचारू रूप से अच्छे तरीके से पहले तो क्वेश्चन आवर को करें, क्योंकि क्वेश्चन आवर बहुत एक इम्पॉर्टेंट अंग है इस पूरी कार्रवाई का। और उसके बाद चर्चा में सब भाग लें, अच्छी तरह से लें, शांतिपूर्वक लें, ऐसा मैंने निवेदन उनसे किया। मुझे पूरी आशा है। तो देहरादून में पेट्रोल की कमी की अफवाहों के बीच लोग पेट्रोल के स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं और पेट्रोल स्टोर करने लगे हैं। पेट्रोल पंप पहुंचने लगे लोग। प्रशासन ने साफ किया है कि प्रदेश में पेट्रोल की कमी नहीं हुई है। बताया गया है कि सैलानियों के बढ़ने से पेट्रोल की खपत बढ़ी है, जिसके कारण कुछ दिनों से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर किल्लत देखने को मिल रही है। लेकिन इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पंप पर ऐसी कोई कमी नहीं है। ऐसे में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया पेट्रोलियम ट्रेडर्स के सचिव अमरजीत सेठी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। देहरादून के अलावा हरिद्वार में रुड़की, भादराबाद, सलेमपुर से भी पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाहें सामने आई हैं, जिसके बाद इन जिलों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिली है। हालांकि अब साफ कर दिया गया है कि पेट्रोल की किल्लत नहीं है, केवल कुछ पेट्रोल पंप ऐसी स्थिति में हैं। संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आखिर पेट्रोल की किल्लत को लेकर पुख्ता जानकारी क्या मिल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं है, तो कहा जा रहा है कि पेट्रोल की किल्लत पूरे उत्तराखंड में है। आखिर वाकई में पुख्ता जानकारी क्या मिल रही है इससे जुड़ी? का बाजार गर्म हो गया था। जो पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल नहीं है। हालांकि उत्तराखंड के कई जनपदों से ऐसी सूचनाएं मिली है, देहरादून और हरिद्वार और तमाम अन्य जिले हैं जहां से लगातार इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म था कि जो पेट्रोल की किल्लत है वो होने लगी है। तो इस पर जब हमने पेट्रोल संचालक के स्वामियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 1-2 दिन की हड़ताल थी, ऐसा कोई भ्रम नहीं है। और भ्रम की स्थिति को साफ करते हुए यह भी कहा है कि जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा चली है, अचानक से ही जो श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हुई तो इससे कहीं ना कहीं जो खपत थी वो ज्यादा हुई है और यही कारण है कि जो पेट्रोल की कमी लोग महसूस कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल कमी महसूस करने के बाद लोगों में इस कदर अफवाहें फैल गई कि जो लोग हैं वो अपनी बाइक, स्कूटर और तमाम वाहन उठाकर पेट्रोल की ओर दौड़ चले और देखा है हमने देर रात तक लंबी लंबी कतारें लगी रही। हालांकि लोगों ने कई दिनों तक का एडवांस पेट्रोल भरवा लिया। इसी को लेकर तमाम जो भ्रम की स्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं अब साफ हो गई है। हालांकि अगले दिन यानी आज हम सुबह से ही देख रहे हैं लोग पेट्रोल आराम से ले रहे हैं और किसी तरह की यहाँ पर परेशानी नहीं है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं जो पेट्रोल स्वामी है यानी डिपो के जो मालिक है उनका कहना है कि अभी 1-2 दिन स्थिति कहीं ना कहीं किल्लत थोड़ी बहुत रह सकती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। अंशिका, देखिए कौन कौन से ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर पेट्रोल अब मिल रहे हैं और कौन से ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर दर्शक ना ही जाएं तो अच्छा है, ये भी एक बार स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल अंशिका, अगर हरिद्वार की बात की जाए या देहरादून की बात की जाए, तमाम जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल थे वहां पर कहीं ना कहीं पेट्रोल की थोड़ी बहुत किल्लत थी। लेकिन अगर हरिद्वार की बात की जाए तो ज्यादातर एचपी, इंडियन ऑयल, तमाम पेट्रोल पंपों पर अभी पेट्रोल मिल रहा है और किसी तरह की भीड़ नहीं है। धर्मनगरी हरिद्वार भी लगातार चारधाम यात्रा को लेकर जो तमाम लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि पेट्रोल की ऐसी कोई भ्रम की स्थिति ना फैलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट्रोल सामान्य स्थिति में यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। अंशिका, चलिए ठीक है, बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे हम।
इस बीच एक और खबर, जहां गोपेश्वर नगर पालिका में अध्यक्ष पद उपचुनाव के परिणाम आज घोषित हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा पासवान ने चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा 1000 लगभग वोटों से जीत हासिल किया है। उसके अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी है। तो वोटों की गिनती हो गई पूरी और परिणाम भी आज उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पर दावा करने वाली आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 1 महीने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। दीपक बाली ने अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी भी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दीपक बाली का इस्तीफा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो तरीका है आम आदमी पार्टी का काम करने का, उससे वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए एक झटका और आम आदमी पार्टी को लगा है। जहां इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई सारे पदाधिकारी और नेताओं ने इस्तीफा दिया और अब दीपक बाली ने भी इस्तीफा दे दिया है। रोहित विक्रम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। रोहित, देखिए, पहले ही आम आदमी पार्टी को बहुत झटका लग चुका है जब पदाधिकारी और नेता, खास तौर पर कर्नल कोटियाल ने इस्तीफा दिया और अब दीपक बाली। बिल्कुल अंशिका, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की साख पर लगातार डेंट लगता जा रहा है और जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में उनको प्रचारित किया गया और 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना एक भी सीट पर खाता नहीं खोल सकी और बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा है। गंगोत्री से कर्नल अजय कोठियाल ने चुनाव लड़ा था और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे और ऐसे में उन्होंने कुछ दिन बाद पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही अपने समर्थकों के साथ, करीब 400 समर्थकों के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। करीब 1 महीने पहले दीपक बाली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था आम आदमी पार्टी का, लेकिन एक सोशल मीडिया पर पत्र जारी करके उन्होंने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी के क्रियाकलापों से और उसके काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा वो पार्टी छोड़ते हैं और प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा देते हैं। और एक विश्वस्त सूत्र से जानकारी ये भी मिल रही है अंशिका कि भारतीय जनता पार्टी में अभी कुछ देर बाद ही एक संदेश आया है कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो संभावना ये जताई जा रही है कि दीपक बाली के इस्तीफे के बाद शायद वो बड़ा नाम दीपक बाली ही होंगे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी को नए सिरे से कसरत करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। देखिए, आम आदमी पार्टी को उम्मीद तो थी कि अच्छा प्रदर्शन वो करेगी, लेकिन जैसी उम्मीद की जाती है, ज़रूरी नहीं कि हर बार उस तरीके के परिणाम हो। अब सीख लेनी चाहिए आम आदमी पार्टी को कि कई सारे उनके नेता ऐसे इस्तीफा दे रहे हैं और झटके पे झटका आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं टूट रही है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में और जिस तरीके से फॉर्म में आई थी चुनाव के दौरान। ऐसे में क्या किसी की प्रतिक्रिया अभी आई है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता की? जी देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी 3 से 4 सीटें चुनाव में जीत सकती है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों का मैंडेट एक बार फिर से हासिल किया, कांग्रेस की सत्ता में आने की ऐसी सुगबुगाहट थी और ऐसे चांसेस लग रहे थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बिल्कुल धराशायी हो गया और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी और आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार हुई, जिसके चलते एक भी सीट पर वो कब्जा नहीं कर पाई। लिहाजा आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, कर्नल अजय कोठियाल, दीपक बाली जो प्रदेश अध्यक्ष थे, इन सभी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अब हाईकमान, दिल्ली हाईकमान को उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की ज़मीन मजबूत करने के लिए किसी ऐसे नेता को कमान सौंपनी होगी जो संगठन और तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, सब में समन्वय और सामंजस्य बैठा सके ताकि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी अच्छे तरीके से सशक्त हो सके।
चलिए ठीक है, बने रहिए रोहित, आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी और चंपावत उपचुनाव के दौरान सीएम ने इसको लेकर कमेटी भी गठित कर दी थी। अब कांग्रेस ने कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने कहा है कि एक ही धर्म समुदाय के 4 लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में जगह दी गई है, जबकि दूसरे धर्म के लोगों को इससे दूर रखा गया है। ऐसे में कैसे पारदर्शी यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य में लागू होगा, ये बड़ा सवाल है। ये कहीं ना कहीं पूरा सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये कवायद दिखाई पड़ती है, इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले तो सेंटर का मामला है, दूसरा आपने सारी जातियों, धर्मों, वर्गों, समुदायों के लिए अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड लाना है तो उस समिति में भी आपको सारे लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपने 5 सदस्यीय समिति बनाई और सब एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पक्षपात नहीं होगा, ऐसा विश्वास आप कैसे दिलाएंगे प्रदेशवासियों को? क्योंकि सारे जो वर्ग हैं उनकी मान्यताओं, परंपराओं, सभ्यताओं को समावेशी आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दिखाई कुछ और पड़ रहा है। क्योंकि जब आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं अपनी समिति में, तो फिर आगे आप कितना पक्षपात करेंगे, ये सोचनीय विषय है। तो उत्तराखंड के पुलिस अफसर सुंदर शर्मा की इन दिनों हर कोई मिसाल दे रहा है। दरअसल सुंदर ने एक मासूम बच्ची की जान उस समय बचाई जब वो ई-रिक्शा में बैठी अपनी मां की गोद से फिसल कर नीचे गिर गई। बीच में सिटी पेट्रोल यूनिट के जवान जो हैं उस सुंदर ने तेजी दिखाते हुए नीचे गिरी बच्ची को भागकर तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया। तो ये वो वीडियो है, आप देखिए। इस सिपाही की चौतरफा तारीफ हो रही है। अचानक से जब ये बच्ची गिर गई और फौरन उठाया इस सिपाही ने और उसकी मां को दे दिया। बेहद ही शानदार वीडियो जिसमें कि पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। हैवी ट्रैफिक में मासूम बच्ची की जान बचाई और जरा सी भी लापरवाही होती तो कोई अनहोनी हो जाती, लेकिन इस अनहोनी को रोक दिया ट्रैफिक पुलिस ने। तो वहीं हरिद्वार में लक्सर के गन्ना किसान यूरिया खाद नहीं मिलने से खासा परेशान है। जब भी गन्ना समिति के गोदाम पर खाद के कुछ बोरे आते हैं तो किसानों में खाद लेने की होड़ मच जाती है। यही हाल इस हफ्ते भी देखने को मिला जब किसानों के बीच मारामारी की स्थिति बन गई। किसानों का कहना है कि डिमांड बहुत ज्यादा है और खाद कम आ रही है। गन्ना समिति गोदाम के इंचार्ज राजवीर सिंह का कहना है कि सभी किसानों को खाद देने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यूरिया की डिमांड की गई है, ऐसे में जल्द ही समिति को खाद मिल जाएगा। खाद लेने के लिए आता जी, 3 बार आ लिया और चौथी बार खाली जा रहा मिल नहीं रहा। क्या वजह है? अजी हाँ यूरिया तो बताया पड़ा पर नंबर नहीं आ रहा, इंडेंट वाले जमा। तो कब तक मिलेगा? अजी नुको आज शाम को पता कर लियो, शाम को पता करने रहे थे जी सर। पिछली बारी भी आए थे तो 50 कट्टे दे तो 20 कट्टे दिए थे। अब फिर वही कंडीशन चल रही है अभी। हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ज्वालापुर से नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 1 हफ्ते पहले लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आगे की जांच के लिए कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। तो राजधानी देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने भूमाफियाओं पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने वन विभाग की जमीनों पर कब्जा किया है। वन विभाग ऐसी जमीनों को खाली कराएगा, साथ ही उन पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और देखिए, हमारी तरफ से ये सख्त निर्देश है सभी संबंधित अधिकारियों को कि किसी भी हालत में वन विभाग की जमीन कब्जे नहीं होने दी जाएगी। और जैसे जैसे हमें रिपोर्ट प्राप्त हो रही है, जैसे आपने स्वयं बताया कि कल चंद्रबनी में कार्रवाई की गई है, इसी तरह के कोई भी मामले चाहे देहरादून हो चाहे किसी अन्य शहर में या उसके आसपास हो,
अगर वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है या पहले किया गया है तो उसको हटा दें। रेंज में चंद्रबनी क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिस पे संबंधित रेंज अधिकारी द्वारा अतिक्रमण के प्रयास को विफल किया गया है और जो भी अतिक्रमण से संबंधित सामग्री थी उनको हटाया गया है वहाँ से। और भविष्य में भी इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं पे भी कोई वन भूमि में अतिक्रमण न होने पाए। समय समय पर लोगों का प्रयास, इस तरह से कुछ लोग जो हैं अवांछनीय तत्व जो हैं वो वन भूमि पे अतिक्रमण का प्रयास करते रहते हैं। विभाग पूर्णतः सजग है। स्टाफ को एकदम स्पष्ट निर्देश है कि वन भूमि पे किसी भी प्रकार का कोई भी नया अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं।